Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to another lecture of Heat and Thermodynamics from class 11 Physics by National Book Foundation. हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करना है एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमारे जो लेक्चर के कंटेंट रहने वाले हैं आज के, उसमें हम लोगों ने जो एप्लीकेशन स्टडी करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, उसमें हमारे पास है एक आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें फर्दर हम लोग इसकी डेफिनीशन, देन इसकी एक्सप्लेनेशन, देन इसी प्रोसेस की मैथमेटिकल एनालिसिस, फिर इसी प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम यानी इसको ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और लास्टली इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। और यही सेम चीज़ें हमने एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए भी पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द फर्स्ट प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनीशन पे गौर किया जाए तो आइसोथर्म का जो लफ्ज़ी मतलब है वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आइसोथर्म इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। आइसो मीन सेम, और थर्म की जो टर्म है वो अमूमन इस्तेमाल होती रहती है जी टेम्परेचर के लिए। तो एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहे, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। इज़ दैट क्लियर? अब इसमें ये जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है ना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्क और एनर्जी मिलकर क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को एट ऑल द टाइम, मीन के वो दोनों मिलकर थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। अब ये वाला जो इसमें सेकंड पॉइंट है ना, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेनेशन में रिलेट करूँगा इस पॉइंट को, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जबकि जो इसका सेकंड पॉइंट है वो बिल्कुल आसान सी बात है कि देखिए, हमने जो गैस लॉज पढ़े थे तो उसमें हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है बॉयल्स लॉ, वो ये कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। तो चूँकि ये इस प्रोसेस में भी आपके पास प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो देयरफॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आई गेस के ये तमाम बातें डेफिनीशन की आपको क्लियर होंगी। सेकेंड पॉइंट को मैं अभी क्लियर करता हूँ। ओके, अच्छा जी, अब हम करते हैं इस सारे प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में ये जितनी बातें लिखी हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ आप खुद से लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो सबसे पहले इसको समझें। देखें जी, सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कंसीडर कर लिया कि ये मेरे पास एक गैस का कंटेनर है जिसमें मैंने एक गैस इनक्लोज करके रखी हुई है। ये ग्रीन कलर का जो शेडी रीजन आप देख रहे हैं, ये इतने से वॉल्यूम V1 में मेरे पास एक गैस इनक्लोज्ड है। फर्दर यहाँ पे मेरे पास एक ब्लू कलर में पिस्टन भी है इस कंटेनर के साथ, जो कि मूवेबल है। तो इनिशियली इसका वॉल्यूम है V1, इसको मैं साथ साथ ये वॉल्यूम और प्रेशर वाली जो मेरे पास है ग्राफ, इसमें भी मैं इस वैल्यूज़ को प्लॉट करता जा रहा हूँ। तो वॉल्यूम है V1, इसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू यहाँ पे पहली वाली ले ली V1, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 0.1 पे प्रेशर की वैल्यू भी ले ली P1। ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मैं इस सिस्टम को हीट सप्लाई करता हूँ। क्यों? तो हीट के सप्लाई करने से क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है कि जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये गैस गर्म होकर एक्सपेंड करना शुरू करेगी, जिससे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम है V1, वो V1 से इंक्रीज़ होके क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि आपके पास चूँकि ये जो पिस्टन लगा हुआ था ये मूवेबल है, तो पिस्टन इस पोजीशन से मूव करके अब अगर आप देखें तो इस न्यू पोजीशन तक आ गया है। यानी गैस हमारे पास एक्सपेंड हो रही है, जिससे वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। और गैस के एक्सपेंड होने का मतलब ये है कि जो हमारी गैस है वो इस केस में जो हमारा सराउंडिंग है उसके ऊपर वर्क कर रही है, जबकि सिस्टम यहाँ पे हमारी गैस ही है। तो हुआ क्या, जब हमने हीट क्यू सप्लाई की, हीट क्यू सप्लाई करने से जो हमारा वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ, बट जो हमारा प्रेशर है वो क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। अब जो बात असल समझने वाली है वो क्या है कि उसूलन ये होता है कि जब हम हीट को, किसी भी सिस्टम को हीट करते हैं तो उससे उसका टेम्परेचर राइज़ होता है। तो यहाँ हम क्यों कह रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है? अब इसी बात का आंसर करता हूँ और ये सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखें, आल्दो हमने हीट इस सिस्टम में इंटर करवाई है, अब सिस्टम में हीट तो इंटर हो रही है, उससे इसका टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन
हीट के इंटर होने से जो टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है ना, साथ में देखें तो क्योंकि हीट के इंटर होने से प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम। तो अकॉर्डिंग टू गेल-लुसिक लॉ आपके पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जब टेम्परेचर कम करेंगे तो जब प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम। तो हो ये रहा है एक्चुअली कि सिस्टम में जो हीट इंटर हो रही है उससे टेम्परेचर में जो इजाफा होता जा रहा है उसको प्रेशर में कमी जो है वो कंपनसेट करती जा रही है। इज़ दैट क्लियर? आई रिपीट कि हो ये रहा है कि सिस्टम को जब हीट सप्लाई की जा रही है तो उससे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिससे प्रेशर डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो उस सूरत में जो टेम्परेचर में हीट के सप्लाई करने की वजह से इजाफा हो रहा है वो फिर प्रेशर में कमी क्या कर रही है, इसको कंपनसेट कर रही है। इज़ दैट क्लियर? तो देखें, इसका मतलब अगर फ़र्ज़ कर लें कि इनिशियली टेम्परेचर 50 डिग्री था जब वॉल्यूम था V1, हमने हीट को एंटर करवाया तो टेम्परेचर अगर आपके पास 50 से बढ़कर 60 हो गया तो साथ में क्या भी हुआ, प्रेशर कम हुआ ना। तो वो जो 10 डिग्री का राइज़ आया वो प्रेशर में कमी आने की वजह से वापस कितना हो जाएगा, 50। इज़ दैट क्लियर? इस तरह से जैसे जैसे हीट हम सप्लाई करते जा रहे हैं तो टेम्परेचर में जो भी ज़्यादती आती जा रही है वो किस वजह से आपके पास कम होती जा रही है, वापस प्रेशर में कमी होने की वजह से, अकॉर्डिंग टू गेल-लुसिक लॉ। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों ने ग्रैब कर लिया होगा। तो इस सूरत में आपके पास सिस्टम में जब हीट एंटर हो रही है तो गैस एक्सपेंड कर रही है, दैट इज़ वर्क डन हो रहा है बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग। जबकि अगर यही काम आप सिस्टम को कंप्रेस करके करेंगे तो इस सूरत में आपके पास क्या होगा, वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। इज़ दैट क्लियर? और आखिर पे जो बात है वो ये है कि अगर आप देखें तो हमारे पास चूँकि वॉल्यूम V2 हो गया था, इसको भी अगर आप ग्राफ में इसी तरह से इस पॉइंट को ले लें तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ V2। और इसके अकॉर्डिंग चूँकि प्रेशर आप देखें तो प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर आपके पास डिक्रीज़, तो 1 से डिक्रीज़ होकर 0.2 तक प्रेशर डिक्रीज़ हो चुका है। ठीक है। अच्छा, लास्टली ये बात है कि चूँकि आपके पास इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चूँकि आपके पास हीट के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने क्या पढ़ रखा है कि जब भी हम सिस्टम में हीट इंटर करवाएंगे तो उससे वर्क भी होगा और उससे सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी चेंज होगी। अब चूँकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो पूरे प्रोसेस में चूँकि टेम्परेचर सेम रहता है इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, तो आपके पास Q किसके इक्वल आ जाता है, वो जस्ट W के इक्वल आ जाता है। नाउ यू ग्रैब द पॉइंट कि मैंने जो कहा था कि स्टार्ट में आपके पास क्या होता है कि वर्क और एनर्जी मिलकर क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। और अगर किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो मीन्स वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। आई गेस के ये पॉइंट आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, दरमियान की बातें अगर आप लोग रीड कर लें तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको अगर बताता चलूँ तो देखें, फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस कंसीडर करें एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम था V1। हमने जब सिस्टम को हीट किया तो मूवेबल पिस्टन हमने देखा कि वो आउटवर्ड मूव किया उसने, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज़ होके V2 हो गया, बट वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से प्रेशर डिक्रीज़ होके P2 हो गया। और इस सारे प्रोसेस में मैंने फिर आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेशर के डिक्रीज़ होने से टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा, तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ रहा है उसको प्रेशर में डिक्रीज़ कंपनसेट करेगा, जिससे टेम्परेचर ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। सच दैट कि जब टेम्परेचर ऑफ गैस कांस्टेंट रहे तो आप जानते हैं कि ये बॉयल्स लॉ की एप्लीकेशन है, यानी बॉयल्स लॉ की कंडीशन है। उस सूरत में आपके पास जो इनिशली प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट था यानी P1 V1 इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो फिर आपके पास हीट के सप्लाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यूज़ हैं P2 V2 इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि बॉयल्स लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा। ठीक है, इन दिस एग्जांपल आपने देखा कि गैस एक्सपेंड हो रही है, हेंस वर्क इज़ डन बाय द गैस, और अगर गैस कंप्रेस करे तो वर्क विल बी डन ऑन द गैस। और आखिरी पॉइंट भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि चूँकि टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी आपस में रिलेट किए जा सकते हैं, चूँकि टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास ज़ीरो है। ओके, नाउ अब हम इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस देखते हैं। तो बात आप समझ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो है तो Q इज़ इक्वल्स टू W। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करें और उसकी वजह से वो कुछ उस सिस्टम में वो जो हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से
कुछ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगी और बाकी जो हीट है वो आइसोथर्मल चेंज यानी कि प्रेशर को डिक्रीज़ करने और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल होगी ताकि टेम्परेचर को मेंटेन रखा जा सके। इज़ दैट क्लियर? और लास्ट पॉइंट ये है कि चूँकि हीट जो है वो टाइम लेती है टू मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर, देयरफॉर जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उनको स्लोली आप परफॉर्म करेंगे, या जितने भी स्लोली अकरिंग प्रोसेस होते हैं वो आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। गॉट इट? मैथमेटिकल एनालिसिस भी क्लियर होगी। ओके, अब हम चलते हैं इसकी पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम बेसिकली वही चीज़ है जो हमने स्टार्ट में कही थी कि वॉल्यूम V1 पे प्रेशर की वैल्यू ले ली थी P1, और वॉल्यूम जब बढ़कर V2 हो गया तो प्रेशर डिक्रीज़ होकर P2 हो गया था। तो यही जो हमारे पास 1 और 2 के दरमियान ये कर्व बन रही है, यही हमारे पास क्या कहलाती है जी? पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और इस कर्व को हम बोलते हैं आइसोथर्म। इज़ दैट क्लियर? हमने अभी देखा था कि इस केस में जितनी भी हम हीट सप्लाई करते हैं उससे सारे का सारा क्या होता है? वर्क। तो इस कर्व के अंडर ये जो शेडिड रीजन है, ये जो शेडिड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास वर्क डन को। तो आई गेस कि ये पीवी डायग्राम भी आप लोगों को क्लियर होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बिल्कुल आसान सी बातें हैं। देखें जी, मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए हमारे पास एक रूम है और रूम में यहाँ पे पड़ा हुआ है आइस क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास क्या है जी? ये मेरे पास एक आइस क्यूब पड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि इस रूम से जो हीट है वो किस में इंटर होना शुरू कर देती है? इस आइस क्यूब में हीट इंटर होना शुरू कर देती है। तो इसमें जितनी भी हीट इस रूम से ये आइस क्यूब में जाएगी तो इनिशियली क्या करेगी? आइस का टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो ये सारी की सारी हीट जो अभी आइस क्यूब में जा रही है, ये क्या करेगी कि ये इस आइस क्यूब में मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। और जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक ये हीट आइस क्यूब इस्तेमाल करते हुए अपने बॉन्ड्स को तोड़ता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब ये मल्ट होके, जब तक सारी की सारी आइस मल्ट होके वाटर में कन्वर्ट नहीं होती तब तक सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी आइस को मल्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो जब आइस मल्ट होती तो तब तक इसका मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा? वो 0 डिग्री ही रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब मल्टिंग ऑफ आइस आपके पास क्या है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इज़ दैट क्लियर? इसी तरह से इवेपोरेशन, इसमें मल्टिंग की बात तो हो चुकी है। इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो इवेपोरेशन से भी मतलब यही है कि जैसे आप एक केटल में अगर पानी को गर्म कर रहे हैं तो जितनी भी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं इनिशियली तो वो उसको बॉयल करने में लगेगी 100 डिग्री तक। वाटर की अगर मैं बात कर लूँ तो 100 डिग्री तक तो वो बॉयल होगा। उसके बाद आप जितनी भी हीट उसको सप्लाई करेंगे ना, वो सारी की सारी उसको इवेपोरेट करने में इस्तेमाल होगी। 100 के बाद उसका टेम्परेचर राइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टिंग की बात कर लें या इवेपोरेशन की बात कर लें, ये दोनों आपके पास क्या हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसी तरह से रिएक्शन इन हीट पंप। हीट पंप आपके पास क्या होता है? जो कि या तो मैकेनिकल वर्क के थ्रू हीट को जो है वो फ्राम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी में मुंतकिल करता है, या वो हॉट बॉडी से हीट को कोल्ड बॉडी में मुंतकिल करता है। अब दोनों सूरतों में इसने क्या करना होता है? इसने टेम्परेचर को मेंटेन, यानी या तो हाई टेम्परेचर को मेंटेन रखना है या लो टेम्परेचर को। तो चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, देयरफॉर वर्किंग ऑफ हीट पंप इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आई गेस कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इन तमाम में हमने ये जो 5-6 बातें हैं, 5 बातें, ये लाजमी चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता रहता है, इसको आप इस तरह से लिख लें तो ये आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब नाउ हम डिस्कस करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा अभी कि एडियाबैटिक प्रोसेस की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो जनाब एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान किसी किस्म के हीट और मैस का एक्सचेंज ना हो, ट्रांसफ़र ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। इज़ दैट क्लियर? तो डेफिनीशन है, सिंपल सी बात है। हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर, दूसरा पॉइंट। तो देखें जी, बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये टॉपिक स्टार्ट करता है टेक्स्ट बुक वाला। कहता है कि बच्चों, इससे पहले जो आपने प्रोसेस देखा आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें तो आपने ये किया
मैं जैसे यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे बताऊँ आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है, तो कहते हैं इसमें तो आपने ये हीट को इंटर करवा के सिस्टम को एक्सपेंड करवा लिया। ना मुझे ये बताएं कि अगर हम सिस्टम में ये हीट इंटर ना करवाएं तो क्या इस सूरत में भी Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो क्या इस सूरत में भी सिस्टम एक्सपेंड करेगा? क्या इस सूरत में भी सिस्टम कोई वर्क करेगा? तो जनाब वो कहता है यस, व्हेन वी डू नॉट सप्लाई हीट टू द सिस्टम एंड स्टिल द सिस्टम एक्सपेंड, और इस सूरत में भी ये वर्क करेगा। अब ये चीज़ आपको यहाँ से भी नज़र आ रही है कि देखें सिस्टम में Q इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो हीट सप्लाई नहीं हुई है, तब भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम V1 इंक्रीज़ होकर वॉल्यूम V2 हो चुका है, पिस्टन भी मूव करके आ चुका है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम V1 यहाँ पे भी वैल्यू ली गई हुई है, इसी तरह से वॉल्यूम V2 उसी हिसाब से जो है वो प्रेशर भी 1 से डिक्रीज़ होकर 2 पर आया हुआ है। तो कहता है कि इस सूरत में ये चीज़ कैसे मुमकिन होगी कि सिस्टम में हीट एंटर ही नहीं हुई। फिर इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको पता चलेगी मैथमेटिकल एनालिसिस से, ठीक है। कैसे देखें कि मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन दिस स्टेट कैन बी रिटन एज Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। याद रखिएगा ये जो पॉइंट्स मैंने बताए बड़े तरतीब से बनाए, इन 5 पॉइंट्स को पेपर में लाजमी इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सिस्टम में हीट एंटर ना हो मीन Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, ज़ीरो। तो यस, यहाँ से ये वर्क को या डेल्टा U को अगर आप इधर शिफ्ट कर लें तो ये W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, W इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U। नेगेटिव साइन जो इंटरनल एनर्जी का है, इंटरनल एनर्जी के साथ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम की नेगेटिव जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब आपके पास सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है ये डिक्रीज़ हो रही है, यानी इस सूरत में सिस्टम क्या कर रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वर्क परफॉर्म कर रहा है। यानी जैसे हम बाइक चलाते हैं ना, तो बाइक क्या कर लेता है, वो अक्सर रिज़र्व में जो है ना वो सेव रख लेता है, पेट्रोल कहीं पे काम आता है, अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हम रिज़र्व लगा के तो काम चला लेते हैं। तो बिल्कुल वही बात है कि ये सिस्टम ने जो अपनी इंटरनल एनर्जी जो उसकी बचत है उसको इस्तेमाल करते हुए क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है। यही बात वो लिखता है कि दिस इक्वेशन शोज दैट इफ़ हीट इज़ नॉट गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम में इस सूरत में बी सिस्टम जो है वो स्टिल एक्सपेंड करेगा और वर्क भी करेगा, बट दिस वर्क विल बी डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। बात समझ में आ गई। इन एडियाबैटिक प्रोसेस इफ़ द गैस एक्सपेंड एंड डज वर्क तो टेम्परेचर और हैंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, ठीक है। तो एक्सपेंशन से हमें ये बात जो है वो पता है कि जब बी सिस्टम एक्सपेंड करेगा तो एक्सपेंड होने से जो प्रेशर है वो कम होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा, तो टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। और यही बात फिर वो आगे भी कहता है कि अगर सिस्टम फिर कंप्रेस करेगा तो कंप्रेशन से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और हैंस इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट रह गया था, तो अब आई थिंक एक्सप्लेनेशन के बाद ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि इट ट्रांसफ़र ओनली एनर्जी टू द सराउंडिंग एज वर्क, ठीक है। इन सच प्रोसेस इफ़ वी कंसीडर एन आइडियल गैस इट विल रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। सबसे पहली बात तो चूँकि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, किसी भी किस्म का हीट और मैस हमने सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक्सचेंज नहीं होने देना, तो देयरफॉर ये सिस्टम आपके पास इंसुलेट रहेगा फ्रॉम द सराउंडिंग। और इस सूरत में आपके पास सिर्फ सारी की सारी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस फॉर्म में इस्तेमाल होगी, एज वर्क इस्तेमाल होगी। इज़ दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली है, उसके अलावा इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आप लोगों ने देख ली है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो था हमने उसके लिए कहा था ये एक ऐसा प्रोसेस होता है क्योंकि हीट को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए टाइम चाहिए होता है, लिहाजा आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास क्या होता है, वो स्लोली अकरिंग प्रोसेस होता है। जबकि हीट को हमने सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक्सचेंज ही नहीं होने देना, तो उसके लिए हमें स्लो काम करना पड़ेगा या रैपिडली। तो यस आप कहेंगे फिर तो हमें तेज़ी से काम करना चाहिए ताकि हीट सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एक्सचेंज ही ना हो पाए। तो यस यू आर राइट, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस गैस को एक्सपेंड करवाएं या कंप्रेस करवाएं, कैसे, रैपिडली। इसका मतलब स्लोली अकरिंग प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल के केस में जाएंगे और रैपिडली तेज़ी से क्विकली जो प्रोसेसेस हो रहे होंगे वो किसके खाते में जाएंगे, वो फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के खाते में जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके,
अब पीवी डायग्राम तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पीवी डायग्राम क्या है। उसी तरह से जो वॉल्यूम की वैल्यूज़ थी, स्टार्ट में वॉल्यूम V1 था, इसके लिए जो प्रेशर था इसके अकॉर्डिंग P1, वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया तो प्रेशर डिक्रीज़ होके हो गया P2। तो ये जो आपके पास 1 और 2 के दरमियान ये कर्व बनी, इसी को हम बोलते हैं पीवी डायग्राम फॉर आडियाबैटिक प्रोसेस, और इस कर्व को हम बोलते हैं आडियाबैट। और ये जो इसके अंडर एरिया है ये आपको इस सूरत में जो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट के ऊपर वर्क हो रहा है वो प्रोवाइड करेगा। और हम एक चीज़ जो है वो नोट कर पा रहे हैं, ज़रा इस कर्व को देखें तो ये बिल्कुल ऐसे सी है, जबकि अगर हम यहीं पे आइसोथर्मल वाली बात कर लें तो आइसोथर्मल की कर्व आप लोग देख पा रहे हैं। मैं अगेन अगर यहीं पे आ जाऊँ पीवी डायग्राम के ऊपर फॉर आडियाबैटिक प्रोसेस, कहाँ गई, यहाँ पे, तो देखें ये थोड़ी सी ऐसे है। अब आपसे मैं पूछूं कि आप बताएं कि इसकी चढ़ाई ज़्यादा है या इसकी चढ़ाई ज़्यादा है। आप कहेंगे ये वाली जो चढ़ाई है ये ज़्यादा है, एक बंदे ने ये वाली चढ़ाई चढ़नी है ये ज़्यादा लगेगी, ये थोड़ी सी निस्बतन कम है। तो दैट्स वाई जो आडियाबैटिक है, जो आडियाबैट है वो स्टीपर होता है, यानी उसकी जो चढ़ाई उसकी जो स्लोप है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्म। नाउ लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ आडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें देखें द रैपिड कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर, कब, जब साउंड पास होती है थ्रू एयर, तो ये आपके पास है, यानी जब हम बोलते हैं, जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो साउंड वेव्स चूँकि प्रोपोगेट करने के लिए एयर को इस्तेमाल करती हैं एज अ मीडियम, और वो ट्रेवल करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन में टेम्परेचर जो है वो आपके पास होता है इंक्रीज़, और जो रेयरफेक्शन है उसमें वापस डिक्रीज़ होता है। तो याद रखें कि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी तेज़ी से हो रहे होते हैं कि उसमें जो हीट का एक्सचेंज होना है वो पॉसिबल ही नहीं रहता, ठीक है। तो चूँकि ये रैपिडली अकरिंग प्रोसेस हैं, रैपिडली अकरिंग प्रोसेस है साउंड वेव का पास होना थ्रू द एयर, तो देयरफॉर ये आपके पास एक आडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें वर्टिकल फ्लो ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, कि जब एयर जो है वो ऊपर की जानिब उठती है, राइज़ होती है, तो वो एक्सपेंड करती है और वो कूल होती है, जबकि जब वो नीचे की जानिब आती है, डिसेंड करती है, तो इस सूरत में ये क्या करती है, इस सूरत में ये गर्म हो जाती है। इसका प्रेशर क्या होता है, ये कंट्रैक्ट होती है और इसका जो टेम्परेचर है या ये गर्म हो जाती है। कि कैसे, सिंपल सी बात है भाई, जब गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंड होने का मतलब प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम। इस तरह से जब वो नीचे आएगी तो नीचे आने से, चूँकि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में नीचे की जानिब मूव करते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए जो हवा ऊपर की जानिब जा रही होती है वो आपके पास होती है ठंडी हवा, जो नीचे की जानिब आ रही होती है वो होती है गर्म हवा। अब इसका ताल्लुक ये है कि वो जो ऊपर की जानिब जाते हुए एक्सपेंड होती है जिससे प्रेशर कम और टेम्परेचर कम होता है, और इसी तरह से नीचे की जानिब आते हुए जो प्रेशर ज़्यादा और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये प्रोसेसेस भी आपके पास क्या होते हैं, विदाउट एनी हीट एक्सचेंज हो रहे होते हैं। तो चूँकि Q इज़ इक्वल्स टू 0 होती है, तो देयरफॉर आपके पास जो एयर की एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन है ये भी आपके पास क्या है, एक आडियाबैटिक प्रोसेस है। और इसी तरह से इंटरस्टेलर रीजन की भी बात कर लें तो इंटरस्टेलर रीजन में जो गैस के क्लाउड्स एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ हेवनली बॉडी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हेवनली बॉडी, सॉरी बॉडीज़ भी बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट्स भी साथ बोल रहा हूँ, तो ये कभी स्लिप ऑफ टंग ऐसे हो जाता है। एनीवेज, सॉरी फॉर दिस। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस क्लाउड्स इन द इंटरस्टेलर रीजन, इंटरस्टेलर रीजन में ग्रेविटी की वजह से जो गैस के क्लाउड एक्सपेंड या कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल यही एयर वाली बात कि वहाँ पे भी जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन हो रही है ये विदाउट एनी हीट एक्सचेंज हो रही है। उस सूरत में Q इज़ इक्वल्स टू 0 है, और जहाँ पे भी Q इज़ इक्वल्स टू 0 है, दिस गवर्न्स दी कंडीशन फॉर आडियाबैटिक प्रोसेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आडियाबैटिक प्रोसेस में अगर आप बॉयल्स लॉ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप PV इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सिंपल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप इस्तेमाल करेंगे PV गैमा इज़ इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है और टॉपिक से भी हट जाएगा, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये याद रखिएगा कि बॉयल्स लॉ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर आडियाबैटिक प्रोसेस तो जस्ट PV इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं बल्कि PV गैमा इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाएंगे, वेयर गैमा इज़ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आई गेस कि आडियाबैटिक प्रोसेस भी अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अच्छा जी, सेकेंड लास्टली हम लोग डिस्कस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस को। तो अगेन उसी तरह से पहली चीज़ डेफिनीशन,
तो देखें अगेन आइसो का मतलब हो गया सेम और कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। तो ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो कि जिसमें वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहे, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, या इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इसका सेकंड पॉइंट तो कहता है कि देखें बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपसे ये क्वेश्चन करते हुए सवाल करता है कि क्या हो कि अगर हम किसी गैस को हीट करें क्लोज कंटेनर में तो इससे क्या होगा। हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक गैस है जो कि एक कंडक्टिंग बट फिक्स कंटेनर में इनक्लोज है। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने एक गैस को जो है वो इनक्लोज किया हुआ है। गैस सिलेंडर जो है वो तो कंडक्टिंग है बट ये फिक्स है, यानी ये जो पिस्टन है ना इस सूरत में हमारे पास जी, ये वाला पिस्टन ये मूवेबल नहीं है अभी। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में कहता है कि जब हम गैस को हीट करेंगे तो हीट के सप्लाई होने की वजह से प्रेशर तो इंक्रीज़ होगा फ्रॉम P1 टू P2 ड्यू टू हीट सप्लाई। अब चूंकि प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर भी T1 से T2 इंक्रीज़ करेगा, और टेम्परेचर जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो कैसी बात है कि इंटरनल एनर्जी ना इंक्रीज़ हो। तो इस सूरत में क्या होगा, क्या कोई वर्क परफॉर्म होगा। तो कहते हैं देखें कि हमें पता है कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V। अब बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि पिस्टन मूवेबल नहीं है। ऑल्दो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने देखा था कि पिस्टन मूवेबल था, हीट के सप्लाई होने से गैस एक्सपेंड हुई थी। क्या यहाँ पे गैस एक्सपेंड करेगी? नहीं, क्योंकि पिस्टन ही नहीं मूवेबल, हमने पिस्टन को मूव ही नहीं होने दिया। वॉल्यूम अगर आप देखें तो स्टार्ट में है V1 और इस पे टेम्परेचर है T1, और जबकि आपके पास क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्रेशर, यानी टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो एग्जैक्टली जो 0.1 वाला था वही वैल्यू आपके पास 2 पे भी आ रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर जो वॉल्यूम है इसमें किसी भी किस्म का इंक्रीज़ नहीं आ रहा है, जबकि जो आपके पास प्रेशर है या जो टेम्परेचर है वो आपके पास इस एक्सिस की जानिब वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या कहता है कि चूंकि वॉल्यूम में आपके पास किसी किस्म के चेंज नहीं आ रही है तो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। इन दिस केस एज द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट हेंस चेंज इन वॉल्यूम इज़ ज़ीरो, दैट इज़ डेल्टा V जो है वो आपके पास क्या है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अब अगर इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस यानी तीसरे पॉइंट को डिस्कस किया जाए तो हम जानते हैं Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W या जस्ट W, विच इज़ दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो चूँकि इस सूरत में जो वर्क है उसको हम P डेल्टा V लिख सकते हैं, तो डेल्टा V आपके पास ज़ीरो है, तो इस सूरत में आपके पास Q किसके इक्वल आएगा, डेल्टा U के इक्वल आएगा। इज़ दैट क्लियर। तो देखें इसका मतलब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जितनी भी हीट सिस्टम को दी जा रही है वो सारी की सारी हीट कहाँ पे यूटिलाइज़ होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में इस्तेमाल होगी। ठीक है, और इसके बरअक्स अगर हम क्या करें, सिस्टम से हीट रिमूव करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों डिक्रीज़ होंगे। ये पिछली बात का ही कन्वर्स वापस आपको बता रहा है। तो आई गेस ये बात आपको क्लियर होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हमारे पास हर एक प्रोसेस में जो मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद लास्ट रिज़ल्ट आ रहा है उसको याद रखिएगा, वो MCQ में पूछे जाते हैं। जैसे Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U रिप्रेजेंट्स द विच थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस को। इस तरह से जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लें, Q इज़ इक्वल्स टू W ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आइसोथर्मल प्रोसेस को। Q इसमें जो हमने पढ़ा था आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसमें हमने पढ़ा था कि W इज़ इक्वल्स टू माइनस डेल्टा U, और माइनस W इज़ इक्वल्स टू डेल्टा U ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस के साइन को आगे पीछे करके। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली ये जो फाइनल रिजल्ट्स हैं ना प्रोसेसेस के मैथमेटिकल एनालिसिस में, इनको याद रखिएगा, MCQ में पूछे जाते हैं। अच्छा, मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद हम लोग आएंगे इसकी PV डायग्राम के ऊपर। तो PV डायग्राम में हमारे पास जो अभी ये कर्व बनी, बिल्कुल एक स्ट्रेट सी कर्व बनी ये वाली, इसको हम बोलते हैं जी आइसोकोर। ठीक है, आसान सी बात। और इसकी एग्जांपल्स आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो जब हम प्रेशर कुकर के अंदर कोई चीज़ पकाते हैं तो देखें ना हीट भी सप्लाई हो रही है, उससे जो उसका प्रेशर है वो भी बढ़ रहा है,
टेम्परेचर भी बढ़ता है बट जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहता है। ढक्कन तो नहीं ना ऊपर की जानिब उठता बार बार, उसको हमने कांस्टेंट रखा होता है। तो कोई भी चीज़ जब प्रेशर कुकर में पकाई जाती है तो वो एग्जांपल है आइसोकोरिक प्रोसेस की। इसी तरह से गैस को कहता है कि व्हेन गैसोलीन एयर मिक्सचर इज़ बर्न्ड इन द इंजन ऑफ द कार, इसकी वजह से भी जो है वो कार का इंजन तो एक्सपेंड नहीं होता। तो इसी वजह से कहता है कि प्रेशर और टेम्परेचर तो उस इंजन में बढ़ते हैं बट वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो रिमेंस कांस्टेंट, यानी जितने हिस्से में वो मिक्सचर मौजूद होता है वो उस हिस्से से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाता, ताहम जो कंबस्चन है उसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर लाजमी इंक्रीज़ करते हैं। तो आई गेस कि ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है ये भी आपको अच्छे तरीके से कवर होगा। एंड इन द एंड वी विल डिस्कस दी आइसोबैरिक प्रोसेस। तो हम चलते हैं पहले उसी तरह से इसकी डेफिनीशन पे। तो आइसो का मतलब हो गया सेम और बैरिक का मतलब होता है, ये बेसिकली इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये जो आइसोबैरिक की टर्म है ये डिराइव्ड हुई है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। आइसो मीन सेम और बैरोज मीन प्रेशर। तो एक ऐसा प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें आपके पास प्रेशर ऑफ द सिस्टम जो है वो कांस्टेंट रहे, इसको हम आइसोबैरिक या कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात एक्सप्लेन करता चलूँ कि देखें, जैसे हमने जब आइसोथर्मल प्रोसेस डिस्कस किया तो वहाँ पे टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से इंटरनल एनर्जी ज़ीरो हो गई थी। इस तरह से जब हमने बात की किसकी, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट के एक्सचेंज ना होने की वजह से बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग क्यू ज़ीरो हो गई थी। और इसी तरह से जब हमने बात की किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस की, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या हो गया था हमारे पास कि जो ये वर्क वाली टर्म थी ये ज़ीरो हो गई थी ड्यू टू ज़ीरो चेंज इन वॉल्यूम। जबकि हमारे पास ये याद रखें कि आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है ना कि जिसमें आपके पास जब आप सिस्टम में हीट को एंटर करवाएंगे तो सिस्टम में हीट के एंटर होने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी प्लस वर्क भी होगा। कोई भी टर्म इसमें ज़ीरो नहीं होती। ठीक है जी, देखें यही बात लिखता है कि इन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हेन हीट इज़ ट्रांसफर टू द सिस्टम, इससे वर्क भी होता है और इससे इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होती है। ये इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है। ये वो प्रोसेस है जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कोई भी क्वांटिटी आपके पास क्या होती है, ज़ीरो नहीं होती। व्हेन अ गैस विद अ फिक्स प्रेशर एक्सपेंड स्लोली ड्यू टू हीट given it by keeping the pressure constant is an example of isobaric process। ठीक है, let जैसे कहते हैं we have a gas in a container as shown in the figure with initial pressure, temperature and volume P, T1 and V1 respectively। P के साथ 1 2 इसलिए नहीं लिखा चूँकि हमने प्रेशर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। तो इनिशियली प्रेशर है P, टेम्परेचर है T1 और वॉल्यूम है V1। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि इस गैस को या इस सिस्टम को आपने सम अमाउंट ऑफ हीट की वो सप्लाई की, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है वो चेंज होकर T2 और V2 हो गए, वायर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर रिमेन कांस्टेंट की क्या बात है, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट की मतलब से मुराद ये है कि देखें इस वक्त स्टार्ट में जब वॉल्यूम था V1 तो पिस्टन ने जितना प्रेशर लगा के रखा था इस गैस के ऊपर, तो जब वॉल्यूम V2 हो गया है अभी भी तो पिस्टन ने इतना ही प्रेशर लगाया ना, पिस्टन तो हमने चेंज नहीं किया। या इसको मैं आपको यूँ समझाता हूँ कि स्टार्ट में जब वॉल्यूम था V1 तो पिस्टन की जगह अगर आप इस गैस के ऊपर बैठे हुए थे, तो जब वॉल्यूम बढ़कर V2 हो गया अभी भी आप ही बैठे हुए अगर, तो क्या स्टार्ट में जितना गैस को आप दबा रहे थे अभी भी तो आप ही बैठे हुए हैं ना, उतना ही प्रेशर लगेगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज नहीं हुआ, चूँकि जो पिस्टन है ना उस पर ना तो हमने मज़ीद कोई लोड डाला है और ना इससे मज़ीद किसी किस्म का कोई लोड हमने हटाया है, तो प्रेशर आपके पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस सूरत में जब हम हीट को एंटर करवाएंगे तो जो एक्सपेंशन है इससे वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, जिसको अगर आप मैथमेटिकल एनालिसिस में देखें तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो होता है डेल्टा U प्लस W। तो चूँकि इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है तो डेल्टा U का फैक्टर भी इसमें रहेगा और वर्क विच इज़ द प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये भी आपके पास यहाँ पे रहेगा एज इट इज़। तो एग्जैक्टली यही बात ये भी लिखता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट इन आइसोबैरिक प्रोसेस जब हीट को ट्रांसफ़र किया जाएगा सिस्टम में तो सम हीट जो है वो यूज़ होगी फॉर वर्क डन, और इसी हीट से थोड़ी सी हीट जो है वो कहाँ पे भी इस्तेमाल होगी
फॉर द चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, ये वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी क्वांटिटी इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ज़ीरो नहीं होती है। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, एंड सॉरी फॉर दिस आल्सो, कि यहाँ पे कहीं एडिटिंग के दौरान आइसोबैरिक प्रोसेस में यहाँ पे मुझसे आइसोकोरिक पीवी डायग्राम में भी और इस तरह से एग्जांपल में भी यहाँ पे ये वर्ड आइसोकोरिक चेंज नहीं किया गया। ये आइसोकोरिक नहीं है, ये आइसोबैरिक है। इस चीज़ को नोट रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं जी इसकी एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल है कि जब आप वाटर को बॉयल करते हैं किसी ओपन कंटेनर में तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो एग्जैक्टली देखें, एक वाटर हमने जो है वो किसी केटल में बॉयल होने के लिए चूल्हे पे चढ़ा के रखा हुआ है, तो वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है या उस वक्त वो जो प्रेशर लग रहा है उस पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो चेंज नहीं ना हो रहा जिस प्रेशर के ज़ेरे असर वो जो वाटर है वो बॉयल होता जा रहा है। इसका मतलब बॉइलिंग ऑफ वाटर है वो आपके पास क्या है, एक आइसोबैरिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा लगता रहता है। इसी तरह से सॉलिड मॉथ बॉल जो ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सॉलिड से जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली फ्यूम्स यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन का प्रोसेस केमिस्ट्री वाले अच्छी तरीके से जानते होंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो ये जो सॉलिड मॉथ बॉल्स हैं ये आपके पास किसी भी अगर हमने प्लेस के ऊपर रखी हुई होंगी तो उस प्लेस में ये क्या करेंगी कि सराउंडिंग से हीट को जज़्ब करती रहेंगी और सराउंडिंग से हीट को जज़्ब करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी कि चूँकि सॉलिड मटेरियल हैं तो ये फ्यूम्स में यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इनकी ये जो कन्वर्जन है, ये जो प्रोसेस हुआ है आपके पास, ये चूँकि एक ओपन सिस्टम में हो रहा है, ये आपके पास ओपन सिस्टम है यानी कि एक ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो ओपन एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो आपके पास क्या रह रहा है, बीइंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कांस्टेंट रह रहा है। तो इसलिए जो आपके पास इन बॉल्स का सॉलिड से फ्यूम्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, ये भी आपके पास क्या होगा, ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। बाय द वे, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिनको आप ड्रार्स में भी रख सकते हैं, अक्सर लोगों ने किचन में भी रखी होती हैं, कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल है। कुछ लोगों ने अलमारियों में भी रखी होती हैं। ये जो खटमल वगैरह होते हैं, मौत को खटमल कहते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को या इंसेक्ट्स वगैरह को रिपेल करने के लिए क्या करती हैं, ये बेसिकली ये होता है कि ये जो इनका कन्वर्जन का प्रोसेस है ना, जब ये सॉलिड से कन्वर्ट होती हैं फ्यूम्स में, तो ये एक बड़ी नाखुशगवार किस्म की, काफ़ी चुभने वाली पंजेंट किस्म की जो है ना वो स्मेल खारिज करती हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स और मौत वगैरह हैं वो जो जिस भी जगह पे आपने रखे हुए हैं ये बॉल्स, वहाँ से दूर रहते हैं। ओके, इसी तरह से आइस की फॉर्मेशन इन नेचर, आइस की जो फॉर्मेशन है, आइस फॉर्मेशन इन नेचर इन विच वॉल्यूम चेंजेस टू कंपनसेट एनर्जी रिमूवल वाइल द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो देखें ना, जब हमारे पास सर्दी का मौसम है आजकल, तो जो पानी जहाँ पे खड़ा होता है तो वो जम जाता है, फ्रीज़ हो जाता है। तो इस पानी के जो फ्रीज़ होने के दौरान क्या होता है कि उस वाटर से जो हीट है उसको रिमूव किया जाता है, एक्सट्रैक्ट होती है, रिमूव। इस एक्सट्रैक्शन के नतीजे में जो वाटर है वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। क्योंकि मुझे ये बताएं कि जो वाटर है वो जब फ्रीज़ होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, यानी जो बर्फ़ बनती है, तो पानी जब बर्फ़ बनता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। तो बर्फ़ बनने के लिए पानी से जो हीट है उस या एनर्जी को रिमूव किया जाता है। इस रिमूवल की कंपनसेशन में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे आइस की फॉर्मेशन होती है। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, एनर्जी रिमूव हो रही है, लेकिन सारे का सारा प्रोसेस चूँकि एक ओपन एटमॉस्फेयर में परफॉर्म हो रहा है, जिससे जो प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो चेंज नहीं होता। देयरफॉर आइस की फॉर्मेशन भी आपके पास क्या है, एक आइसोबैरिक प्रोसेस है, जो आइसोबैरिक
बैरिक प्रोसेस है। यहाँ पे आई थिंक मैंने आइसोकोरिक लिखा हुआ है, चेंज नहीं किया गया, तो इस चीज़ को आप लोग काइंडली नोट कर लीजिएगा। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम प्रोसेसेस अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ताहम अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक और अपना जो कन्फ्यूजन है वो ज़रूर मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।